जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 का सेट नंबर 22 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो ये सेट हुआ था आपका 42 शिफ्ट में ये एग्जाम होता, जिसका हम लोग 22 नंबर को यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट PDF वहाँ पे दिया गया है और प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ पे दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक कोषीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती है? तो ये होता है आपका अमीबा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा एक कोषीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित करती है और कर अवशोषित कर लेती है? तो अमीबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिका ए गजल या गजल की रानी के रूप में जाना जाता था और 15 वर्ष की आयु में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू द्वारा उन्हें प्रशंसा प्राप्त की थी? तो ये था आपका बेगम अख्तर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायन को मल्लिका ए गजल या गजल की रानी के रूप में जाना जाता था और 15 वर्ष की आयु में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू द्वारा उन्हें प्रशंसा प्राप्त की थी? तो ये थी आपकी बेगम अख्तर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था? तो आपका नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड से यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था यहाँ पे अवार्ड के लिए। नेक्स्ट है, ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में करते हैं? तो क्रिकेट शब्द में किया जाता है। ऑफ ब्रेक का समझ जो है क्रिकेट से है। तो ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग जो होता है किस खेल में होता है? तो क्रिकेट के खेल में ऑफ ब्रेक का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम नृत्यांगना को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके पद्मा सुब्रमण्यम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम नृत्यांगना को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये थी आपके पद्मा सुब्रमण्यम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। याद रखिएगा, पूरा पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध जो है किससे है? तो आप देखिए भारतनाट्यम से है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2010 में इनको सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2010 में इनको पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। और किसके लिए? कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम नृत्य के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं यहाँ पे कि DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है। तो DDT जो है हमारा DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है। नेक्स्ट है डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका टेनिस से संबंधित है। तो डेविस कप का संबंध जो है टेनिस से हो जाएगा। डेविस कप किससे संबंधित है? तो टेनिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित है, जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा अपना अनटचेबल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित है, जाति व्यवस्था की क्रूरता पर दर्शाता है? ये आपका अनटचेबल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपका डाइजेशन में आपको हेल्प करता है। तो उस अम्ल की यानी उस एसिड की पहचान करना है जो हमारे पाचन में मदद करता है। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं प्राप्त है? तो सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो आपका पद्मश्री जो है नहीं मिला है, बाकी पद्म विभूषण मिला है, संगीत नाटक अकादमी मिला है और पद्म भूषण इनको मिला हुआ है। तो याद रखिएगा कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, लेकिन पद्मश्री इनको नहीं मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, देखते हैं।
चल निधि जाल जो होता है आपका बॉन्ड बाजार में एक ऐसी स्थिति है जब ब्याज दर अपने न्यूनतम स्तर तक गिर जाती है और धन की काल्पनिक मांग पूरी तरह से क्या हो जाती है, लोचदार हो जाती है। तो इसको हम चल निधि जाल कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था? तो ये आपका IPCC बनाया गया था। IPCC हो गया इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि IPCC जो संबंध किससे है, तो आपका विश्व मौसम संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए ये आपका संगठन 1988 में बनाया गया था। IPCC इसका करेक्ट आंसर है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिंदी उपन्यास कफन लिखा है? तो कफन जो है प्रेमचंद लिखे हैं। तो हिंदी उपन्यास जो कफन किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में 3 भारतीयों का नामित किया था और निम्नलिखित में कौन इसमें शामिल नहीं थे? तो ये आपके गौतम अडानी उसमें शामिल नहीं थे। कौन कौन थी? ममता बनर्जी थी, आधार पूनावाला थे और नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? ये था आपका 51.09%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 51.09%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को डिजाइन करने वाले व्यक्ति की 145वीं जयंती वर्ष 2021 में मनाई गई, उनका नाम था पिंगलई वेंकैया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगा को डिजाइन करने वाले व्यक्ति की 145वीं जयंती वर्ष 2021 में मनाई गई है, उनका नाम था पिंगलई वेंकैया, इसका करेक्ट आंसर नाम था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना को मृदंग, पखावज और तबला जैसे ताल वाद्य यंत्रों में भी महारत हासिल था? तो ये हो जाएंगे आपके केलुचरण महापात्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना को मृदंग, पखावज और तबला जैसे वाद्य यंत्रों को भी महारत हासिल था? तो इसमें भी महारत थे, तो ये थे आपके केलुचरण महापात्रा। याद रखिए महापात्रा जहाँ भी आ जाए आप समझिएगा ओडिसी डांस से संबंधित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में समारोह में एक शहनाई वादन के लिए चुना गया था? तो ये थे आपके बिस्मिल्लाह खां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में समारोह में शहनाई वादन के लिए चुना गया था? तो बिस्मिल्लाह खां को चुना गया था। नेक्स्ट है भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? तो ये हो गया भाप वाष्पशील पदार्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग करते हैं? तो भाप वाष्पशील, इसका करेक्ट जो पदार्थ होते हैं भाप वाष्पशील जो हो जाएगा पदार्थ को अलग करते हैं भाप आसवन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो आपका उस्ताद बद्दू खां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जानते हैं? तो उस्ताद बद्दू खां को जानते हैं। फिर से देखिए कि निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो उस्ताद बद्दू खां को सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? तो आपका कावेरी नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था और जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व एशिया में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी थी? तो कावेरी नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का कि किस भारतीय संगीतकार ने 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता था, जिन्होंने एल्बम बीट्स ऑफ संसार के एक दक्षिणी
अफ्रीकी बांसुरी वादक राउटर कैलरमैन के सहयोग से बनाई थी। तो ये थे आपके रिकी केज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस भारतीय संगीतकार ने 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी जीता था, जिन्होंने एल्बम बीट्स ऑफ संसार एक दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक राउटर कैलरमैन के सहयोग से बनाया गया था। तो ये था आपका रिकी केज थे। रिकी केज और राउटर कैलरमैन ने आपका ये बनाया था बीट्स ऑफ संसार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आत्मकथा अनब्रेकेबल भारत में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका MC मैरी कॉम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आत्मकथा जो आपका अनब्रेकेबल किसका है? तो आपका MC मैरी कॉम का हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा का कौन है? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री हो जाएगा। युवराज सिंह का क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो जाएंगी। नेक्स्ट है, और आई थिंक ये वाला कंप्लीट होता है हमारी जो 25 नंबर या 22 नंबर सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट नंबर 23 के साथ, और तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नंबर जो है आपका, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।